Okay, this bridge is nothing but a resource, and these cars, vehicles are, you can say it is a process. So up to this one, up to this point, and up to this point, from this to up to this point, everything is okay. But what happens as soon as this bridge comes and both cars are arrived at this bridge? This bridge is not handled two parallel cars at a time, at once. Only one car can go in this direction or in this direction. तो वही बात हुई कि कौन पीछे हटेगा और फिर उसके बाद किसको चांस मिलेगा इधर डायरेक्शन में जाने के लिए. तो ये कैसे होगा? ये पॉसिबल है क्या? हाँ है, क्योंकि इसको हमें या तो पीछे लेना पड़ेगा या तो इसको पीछे लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों तैयार नहीं है पीछे जाने के लिए. जस्ट लाइक अ नवाब ऑफ लखनऊ, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, दोनों ब्लॉक हो गए. ये नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, दोनों व्हीकल उस ब्रिज पे ब्लॉक्ड हो गए. सो यू कैन से दिस टू प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड इन दिस. So what is the consequence of this blocking of two processes on over the bridge? Other vehicles are also blocked. They are not able to pass this bridge due to blocking of these two cars. Because ये पीछे जाने को तैयार नहीं है और ये पीछे जाने को तैयार नहीं है. मतलब ये, इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेसेस रिसोर्स छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है. रिसोर्स छोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा. ये तो कॉमन रूल है कि यूज करो, पहले तो रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट. अब रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई, रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेस, रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेस, रिसोर्स ग्रांट हो गई, मतलब रिसोर्स मिल गया इस प्रोसेस को. प्रोसेस क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा. किसके लिए? रिसोर्स मिलने के लिए. रिसोर्स ग्रांट हो गई, रिसोर्स मिल गया, उसको यूज करो. यूज करने के बाद उस रिसोर्स पे जो भी, जैसा प्रिंटर है, प्रिंटर को प्रिंट निकालने के बाद रिलीज करना है प्रोसेस ने. लेकिन प्रोसेस को रिलीज करना पड़ेगा, और लेकिन यहां पे प्रोसेस रिलीज ना करे. जैसा ये रिसोर्स है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसने एक्वायर्ड कर लिया इस रिसोर्स को, इस प्रोसेस ने भी इस ब्रिज को, मतलब इस रिसोर्स को एक्वायर्ड कर लिया, लेकिन यूज कर लिया, लेकिन रिलीज करने के लिए तैयार ही नहीं है. इसको रिलीज करना पड़ेगा. इफ दिस इज अ सिंपल मॉडल ऑफ एनी सिस्टम, अगर ये होता नहीं है तो फिर यहां पे ब्लॉक स्टेट आएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा. एक तो सिंपल एग्जांपल मैंने पिछले सेमेस्टर में भी लिया था कि अगर हमारे पास टेलीफोन लाइन है, लैंडलाइन टेलीफोन लाइन है, हम जब भी कोई कॉल आता है तो हम क्या करते हैं? दैट इज अ रिक्वेस्ट. ये कॉल क्या है? रिक्वेस्ट है. एंड देन एज सुन एज दैट रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड, दैट मीन्स वी पिक द रिसीवर. जैसे मैंने रिसीवर को पिक किया, मैंने बात किया, बातचीत किया मैंने, उसके बाद मतलब मैंने यूज किया. अब यूज करने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिलीज करना पड़ेगा. मतलब रिलीज मतलब जहां से मैंने लिया था वहीं पर उसको पुट करना है. तो ये अगर सिचुएशन आती है, देन वी कैन से, अगर ये ऐसा है, देन वी कैन से इट इज अ प्रॉपर सिस्टम. लेकिन अगर मैं रिलीज करता हूं, लेकिन रिलीज मतलब मैं रिलीज ही नहीं करता, मैंने क्या किया? रिसीवर को बाजू में उठा रख दिया, तो ये तो डेडलॉक हो गया. यहां पे ना फोन आएगा ना फोन जाएगा, कोई कॉल आएगा नहीं, कोई कॉल जाएगा नहीं. तो ये तो कंप्यूटर नेटवर्क का पहला जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल, तो वो है. लेकिन डेडलॉक में क्या होना है कि रिसोर्स को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सिंपल एग्जांपल हुआ जनरल लाइफ का. अगर हम बात करें in terms of operating system, so this situation occurs in operating system when processes enters a waiting state in the process state diagram.
So at that time, that deadlock may be possible. So it is a common problem in multiprocessing system, where several processes share a specific type of mutually exclusive resources. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका मतलब यह है कि एक प्रिंटर है आपके पास, तो ये चार प्रोसेसेस, चार यूजर्स उसको म्यूचुअली ये यूज करते हैं। मतलब किसी ने यूज कर लिया, रिलीज कर दिया, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये रिसोर्सेस अगर यहां पर यूज होता है तब ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो सकता है। रिलीज किया तो, अगर नहीं किया तो फिर वहां पे डेडलॉक ये 100% पॉसिबल है। सो इट हैपेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस नीड सम रिसोर्सेस टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन दैट इज हेल्ड बाय अदर प्रोसेस। तो यहां पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर छोटे से डायग्राम में, ये इसको हम डिटेल में बाद में लेंगे ग्राफ थ्योरी में। सो इन दिस डायग्राम द प्रोसेस वन, दिस प्रोसेस वन हैज रिसोर्स वन। अब इसका मतलब हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि यहां पर ये डायरेक्शन जा रहा है प्रोसेस की तरफ। रिसोर्स से हमने याद रखना है बेश ये कि प्रोसेस की तरफ अगर एरो जाता है इसका मतलब P1 होल्ड्स, P1 होल्डिंग R1, मतलब P1 के पास R1 अभी है। P1 हैज रिसोर्स R1, ये रिसोर्स है, और रिसोर्स हमेशा स्क्वायर में इंडिकेट किया जाता है, प्रोसेस हमेशा सर्कल में इंडिकेट किया जाता है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, हम बाद में इसको देखेंगे डिटेल में। अभी यहां पे ध्यान रखिए कि R1 से P1 का एरो है, इसका मतलब P1 होल्डिंग R1। एंड यहां पर देखिए अभी एरो कहां पे है, रिसोर्स की तरफ है। एरो कहां जा रहा है, यहां पे अभी रिसोर्स की तरफ जा रहा है। P1 trying to acquire another resource, that means P1 needs R2। P1 के पास ऑलरेडी R1 है, P1 के पास ऑलरेडी R1 है, लेकिन डिमांड कर रहा है R2 का। सिमिलरली दिस प्रोसेस P2 होल्डिंग R2 और एक्वायरिंग R2। यहां पे प्रोसेस 2 जो है, प्रोसेस 2 इसके पास R2 ऑलरेडी अवेलेबल है। इट हैज रिसोर्स R2 and needs to acquire, P2 needs to acquire R1. So process 1 and process 2 are in deadlock, क्योंकि यहां पे सर्कल तैयार हो रहा है, यहां पे एक सर्कुलर क्यू तैयार हो रही है। सो जब भी सर्कुलर क्यू तैयार होती है P1 R2 P2 R1 फिर से P1, तो यहां पर 100% क्या है, डेडलॉक है। सो these are two processes are in deadlock as each of them needs the others resource। others resource मतलब P1 के पास R1 है, लेकिन P2 का रिसोर्स वो मांग रहा है। P2 के पास खुद का R2 का रिसोर्स है, लेकिन वो P1 का रिसोर्स मांग रहा है। सो टू कंप्लीट देयर, वो किस लिए मांग रहा है, ऑब्वियसली P1 और P2 R1 और R2 के साथ कुछ एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूशन करने के लिए इसकी डिमांड चलती है P1 और R1 की। सो बट नाइदर ऑफ देम इज विलिंग टू रिलिंक्विश देयर रिसोर्सेस। कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, P1 R1 को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और P2 R2 को छोड़ने के लिए नहीं तैयार नहीं है, तो फिर इसको कैसे मिलेगा, P1 को R2 कैसे मिलेगा और P2 को R1 कैसे मिलेगा, जबकि P1 ने
R1 को छोड़ना चाहिए, P2 ने R2 को छोड़ना चाहिए, तभी जाके ये डेडलॉक यहां पे ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि मैं अभी एग्जांपल देता हूं, यहां पे ये इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, P1 का R1 के साथ एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिकली इसका एरो चेंज होकर इधर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर डेडलॉक नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेडलॉक बचता है यहां पे, कौन सा? P1 का। जब तक कि R2 इसको छोड़ेगा नहीं, रिलीज नहीं करेगा, तब तक ये यहां पर P1 को R2 नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है डेडलॉक का, कि यहां पे आपने अभी देखा होगा कि यहां पे कोई सर्कुलर वेट आना नहीं चाहिए, एक सर्कुलर क्यू यहां पे होना नहीं चाहिए। अगर होता है तो डेफिनेटली देयर इज अ डेडलॉक। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या बनेगी अभी यहां पे हम कहेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये तो 4 मार्क का क्वेश्चन वैसे ही मिलता है आपको, 100% गारंटी वाला। नेसेसरी कंडीशन फॉर टू ऑकर डेडलॉक ऑकर होने के लिए कौन से कंडीशंस हैं? तो चारों कंडीशन जब साइमल्टेनियसली आते हैं, 4 कंडीशंस हैं, चारों कंडीशंस यहां पे साइमल्टेनियसली जब ऑकर होते हैं तब 100% डेडलॉक वहां पे ऑकर होता है। उसको कॉफमन भी कहते हैं, कॉफमन कंडीशन। जिसने भी बनाया ये कंडीशन, उस बंदे का नाम है ये कॉफमन। तो कॉफमन कंडीशन, हम इसको कॉफमन कंडीशन भी कह सकते हैं। सो नेसेसरी कंडीशन टू ऑकर द डेडलॉक दैट कैन अराइज फॉर कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली अगर ये कंडीशन आते हैं चारों, तब यहां पर ये डेडलॉक ऑकर होता है। तो पहली कंडीशन क्या है यहां पे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये होना नहीं चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन means what? Mutual exclusion. At least one resource must be held in non-shareable. अगर नॉन शेयरेबल है इसका मतलब वहां पे वो कोई शेयर होने वाला नहीं है दूसरे प्रोसेस में। रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, असाइनमेंट नहीं हो रही है। रिक्वेस्ट हो रहा है लेकिन असाइनमेंट नहीं हो रही है। मतलब जब एरो P1 to R1 होता है तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं, और उस रिवर्स एरो होता है R1 से P1 को, तब उसको हम असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है ना? तो ये अगर असाइनमेंट नहीं होती वहां पे, कैसे नहीं होगी? नॉन शेयरेबल अगर वहां पे रिसोर्स है, नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, तो वहां पर ये पॉसिबल है। दैट इज ओनली वन प्रोसेस एट ए टाइम कैन यूज द रिसोर्स। अगर नॉन शेयरेबल रिसोर्स है तो यहां पर एक प्रोसेस एट ए टाइम, ओनली वन प्रोसेस कैन बी यूज दैट नॉन शेयरेबल रिसोर्स। इफ अनदर प्रोसेस रिक्वेस्ट दैट रिसोर्स, अगर कोई दूसरा प्रोसेस है उसको रिक्वेस्ट करना चाहता है, इफ अनदर प्रोसेस नीड्स दैट रिसोर्स, द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस मस्ट बी डिलेड अंटिल द रिसोर्स हैज बीन रिलीज। जब तक कि वो रिलीज नहीं होता तब तक उसे मिलेगा नहीं। और नॉन शेयरेबल में ये पॉसिबल ही नहीं है, वो रिसोर्स ये नॉन शेयरेबल है, तो यहां पर ये डेडलॉक ऑकर हो सकता है। जैसा कि यहां पे अगर मैं बात करूं, ये प्रोसेस 1 है और एक रिसोर्स है, रिसोर्स 1, तो ये अलोकेटेड है सपोज इसको। अब ये सिंपल तो याद है ना अभी आपको कि एरो इधर है P1 की तरफ, R1 का एरो, रिसोर्स का एरो P1 की तरफ है, इसका मतलब ये अलोकेटेड है, ये रिसोर्स P1 को अलोकेटेड है। सो देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस, अब इसको हम इंस्टेंस भी कहते हैं। इंस्टेंस मींस event. There are number of instances may be possible in resources. So 1 2 3, तो इतने सारे डॉट हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंस्टेंस है तो एक डॉट, अगर 2 इंस्टेंस है तो 2 डॉट, 3 इंस्टेंस है तो 3 डॉट। तो ये
अगर एक इंस्टेंस है इसका मतलब ये नॉन शेयरेबल रिसोर्स है, और ये सिर्फ एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन यूज दिस रिसोर्स R1. It is a single instance of resource and it is held by process 1 only. So this is mutual exclusion. This condition is called as mutual exclusion. Second condition अगर हम बात करें तो ये है hold and wait. hold and wait ये दूसरी कंडीशन है. होल्ड एंड वेट में क्या होता है? तो होल्ड करना और दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करना. और ये कब तक? ये लूप में चलो, जब तक ये रिलीज नहीं होता दूसरा हम वेट करेंगे. और वेट कब तक? अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. सो देयर मस्ट अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग एट लीस्ट वन रिसोर्स and is waiting to acquire additional resource that are currently being held by other process. P1 is waiting for R1, R1 is currently held by R2, R2 is waiting for another resource that is acquired by any other process, and this continues. ये होना चाहिए, तब ये डेडलॉक ऑकर होता है. A process can hold multiple resources. ये पॉसिबल है, मल्टीपल रिसोर्सेस होल्ड कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, एंड स्टिल रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेस. 2-3 रिसोर्स को होल्ड करना और तीसरे रिसोर्स की तरफ रिक्वेस्ट करना, तो ये है होल्ड एंड वेट. तो यहां पर अगर हम बात करें डायग्रामेटिकली अगर बात करें तो एक सपोज P1 है यहां पे और R1 है. सो R1 इज ऑलरेडी अलोकेटेड टू P1. एरो देखिए आप, R1 से P1 है, इसका मतलब यहां पे असाइनमेंट हो चुकी है. R1 का इंस्टेंस यहां पे P1 को मिला है, इसका मतलब R1 इज अलोकेटेड टू P1. And there is another process, suppose for example P2 requesting for R1. अब देखिए एरो उल्टा है, P1 से R1 है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है, ये अलोकेशन है और ये रिक्वेस्ट है, ये असाइनमेंट है. अलोकेशन या फिर असाइनमेंट और रिक्वेस्ट है. P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1, बट P1 ऑलरेडी होल्डिंग R1. While this P2 also have different resources R2 and R3, like this. So this is also allocated. एरो किधर से है? रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है, रिसोर्सेस से प्रोसेस की तरफ है, इसका मतलब ये अलोकेटेड है. और प्रोसेस की तरफ से रिसोर्स की तरफ है, तब हम कहेंगे इसको रिक्वेस्ट है. अब इसमें क्या कहते हैं? इसमें हम क्या कहेंगे कि प्रोसेस P2 holds resource R2 and R3 and is requesting the resource R1 which is held by P1. ये कब मिलेगा इसको? P2 को कब मिलेगा R1? जब P1 इसको रिलीज कर देगा. लेकिन ये वेट कर रहा है, P2 क्या कर रहा है? वेट कर रहा है R1 का, होल्डिंग मोर देन वन रिसोर्सेस एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स. होल्डिंग मोर देन वन रिसोर्सेस and waiting for another resource which is held by another process. This is called as hold and wait. तो ये hold and wait हो गया. यहां पर तीसरा भी एक कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन आएगी. ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशंस है. नो प्रीएम्पशन. अब प्रीएम्पशन का पता है आपको कि जब चल रहा है प्रोसेस
तो उसको निकाल के दूसरे प्रोसेस की तरफ, सीपीयू को दूसरी तरफ देना और एग्जीक्यूट करना, फिर उस वहां से हटा के और तीसरे प्रोसेस की तरफ देना, उसको हटा के फिर ये, इसको हम प्रीएम्पशन कहते हैं। तो यहां पर प्रीएम्पशन होना नहीं चाहिए, ये नॉन प्रीएम्पशन है। अब यहां पर मैं इसको निकाल देता हूं R3 को, रिसोर्स को। तो ये नॉन प्रीएम्पशन की डायग्राम बन गई। अभी रिसोर्स कैनॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस, रिसोर्स कैनॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम प्रोसेस। ये R1 P1 को दिया है, लेकिन ये फोर्सिबली R1 को यहां से रिलीज नहीं होना है। प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरीली। वॉलंटरीली अगर इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, P1 ने इसका एग्जीक्यूशन खत्म कर दिया, R1 के साथ उसका असाइनमेंट खत्म हो गया, तो ये यहां से हट जाएगा, तब ये जाके R1 इसको P1 को P2 को मिलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। नो प्रीएम्पशन में क्या है कि इसको होल्ड करके रखना है, ये प्रीएम्प्ट नहीं होना चाहिए। वॉलंटरी अगर होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फोर्सिबली इसको कुछ टाइम क्वांटम के बाद उसको हटाना नहीं है। सो प्रोसेस P2 cannot preempt, this also cannot preempt resource 1 from process P1। P2 R1 को हटा नहीं सकता P1 से फोर्सिबली। P1 ने खुद ने R1 को रिलीज करना चाहिए, लेकिन अगर ये रिलीज करता है खुद तो नो प्रीएम्पशन कहां हुआ। अगर ये होल्ड करके रखता है और P2 cannot preempt this R1 from P1, then it is no preemption. It will only be released when process P1 relinquish it voluntarily after its execution is complete। जब भी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तभी इसको वॉलंटरीली P1 इसको रिलीज करेगा, अदरवाइज ये रिलीज नहीं करेगा। हम इसको कहते हैं नो प्रीएम्पशन। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है नो प्रीएम्पशन की। फिर है फोर्थ, सर्कुलर वेट। हम तो पहले देखे हैं कि सर्कुलर वेट क्या होता है। सर्कुलर वेट मीन्स a process is waiting for the resource held by the second process, which is waiting for the resource held by the third process, and it continues। एक प्रोसेस दूसरे रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि पहले ही किसी ने होल्ड करके रखा है, और ये जिसने होल्ड करके रखा है प्रोसेस वो दूसरी और तीसरे प्रोसेस की तरफ जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है उसे, और ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जब सर्कल वहां पे फॉर्म होता है, देन दिस इज नथिंग बट अ सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का अगर हम फिर से एक बार देखते हैं तो इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। यहां पे सर्कल में हम क्या करते हैं, यहां पे प्रोसेस को देते हैं प्रोसेस, और स्क्वायर में हम रिसोर्स को लिखते हैं, रिसोर्स R1, रिसोर्स R2। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यहां पे P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, एरो देखिए आप क्या है यहां पे, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि P1 के पास ऑलरेडी R2 है, अलोकेटेड है, R2 अलोकेटेड है P1 को R2 ऑलरेडी अलोकेटेड है। एरो डायरेक्शन देखिए, R2 इज ऑलरेडी अलोकेटेड टू P1 एंड P1 इज रिक्वेस्टिंग R1। अब P2 और इसके बाद भी अगर देखें आप तो P2 को ये R1 अलोकेटेड है, ये R1 अलोकेटेड टू P2 एंड P2 डिमांड्स रिक्वेस्ट R2, ये रिक्वेस्ट है। अगर ये कंडीशन आती है, सर्कल
और साइकिल, अगर ये साइकिल फॉर्म होता है यहां पे तो हम इसे कहते हैं सर्कुलर वेट। यह है सर्कुलर वेट। सब वेट कर रहे हैं एक दूसरे का, कौन किसको रिलीज करेगा, और कोई रिलीज करने वाला नहीं है। सो प्रोसेस P1 is allocated resource R2 and it is requesting resource R1, and process P2 is allocated R1 and is requesting R2. So this form a circular wait loop. तो यहां पे एक लूप तैयार हो गया। अगर ये होता है, ये कंडीशन है, तब हम कहेंगे ये सर्कुलर वेट है। तो ये चारों साइमल्टेनियस सिचुएशन जब आती है, चारों साइमल्टेनियस सिचुएशन जब आती है, तब हम कहेंगे कि ये डेडलॉक वहां पे एस्टैब्लिश हो चुका है। तो यहां पे कॉफमन कंडीशन है, ये कॉफमन ने डिजाइन किया है ये चारों कंडीशंस। तो चारों कंडीशन इसमें, अगर इसमें से एक भी कंडीशन अगर खारिज हो जाती है, एक भी कंडीशन अगर यहां पे फुलफिल नहीं होती है, तो वहां पे डेडलॉक नहीं होगा। तो ये डेडलॉक के 4 कंडीशन। हम थोड़ा सा फटाफट अभी एक और कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, क्योंकि कल हमें ये चैप्टर खत्म करना है और सैटरडे को इसके ऊपर आपकी एक एग्जाम है, याद है ना। रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ। अब इसमें हमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ग्राफ थ्योरी है और पूरा ग्राफ का यहाँ पे, ये ग्राफ यहाँ पे हम देखते हैं। इसमें से आधा तो आपको मालूम पड़ गया अभी कि ग्राफ में नोड्स होते हैं, प्रोसेस होता है, रिसोर्स होता है, एजेस होते हैं, दैट मीन्स डायरेक्शंस, और इसमें एक और बात हम जोड़ेंगे, इंस्टेंसेस, इवेंट्स, टास्क, एक ही बात है। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस हम कहेंगे कि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द रिसोर्स, कितनी बार ये यूज हो सकता है ये पर्टिकुलर रिसोर्स। सो डेडलॉक can be described in terms of directed graph, that is called as resource allocation graph. तो ये ग्राफ में क्या होगा? This graph consists of vertices V and edges E, set of vertices and set of edges. So ये vertices जो है ये दो अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाएगा। इस वर्टाइसेस को हम कहेंगे प्रोसेस और दूसरा होगा रिसोर्स, इसको हम वर्टाइसेस बोल सकते हैं। तो वर्टाइसेस प्रोसेस भी हो सकता है, वर्टेक्स हम कहेंगे नोड्स, ये प्रोसेस भी हो सकता है और रिसोर्स भी हो सकता है। तो प्रोसेस में अगर हम बात करें तो सेट ऑफ प्रोसेसेस P1, P2, P3, Pn, set of processes. It consists of all the active processes in the system, and resources, set of resources R1, R2, R3, Rm, ये सारे resources. So this directed graph directed edge from process Pi, अब कोई भी हो सकता है इसमें से, Pi to Pj, 1 2 3 4 up to n, R1, R2, R3, R4, Rm. So this Pi to resource Pj, sorry, resource Rj, resource Rj is denoted by this one, by this arrow. ये पहले ही क्लियर हो चुका है आपको कि अगर ऐसी कंडीशन है, सो एज फ्रॉम प्रोसेस टू रिसोर्स it means that process is requested an instance of resource type Rj, instance of resource type Rj। मैंने इंस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो सकते हैं रिसोर्स के,
1 इंस्टेंस, 2 इंस्टेंस, 3 इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हो सकता है कि कितने बार इसको यूज कर सकते हैं हम रिसोर्स को। तो ये अगर कंडीशन है P टू R, प्रोसेस टू रिसोर्स, तब हम कहेंगे कि प्रोसेस रिक्वेस्टेड एन इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप RJ and is currently waiting for that resource, और ये वेट कर रहा है इसको कब मुझे रिसोर्स का इंस्टेंस मिलेगा। अब दूसरा है डायरेक्टेड एज फ्रॉम रिसोर्स टाइप RJ टू PI, उल्टा हो गया ना अभी, RJ to PI, that means some instances of this resources is already allocated to PI. Instance of resource type RJ has been already allocated to process PI. ये ध्यान में रखना है आपको। So directed age PI to RJ is called request age. ये भी पता है अभी हमें, इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट एज। इसको क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट एज। एंड डायरेक्टेड एज RJ टू PI, which age? It is allocated age or assignment age, already assigned, assignment age। अगर ये एज ऐसा आता है प्रोसेस टू रिसोर्स टू प्रोसेस, तब इसको हम असाइनमेंट एज कहेंगे, और प्रोसेस टू रिसोर्स तब उसको हम कहेंगे रिक्वेस्ट एज। सो पिक्टोरियल अगर हम देखें तो प्रोसेस को हम सर्कल में इसको इंडिकेट करते हैं, और रिसोर्स को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ में जब भी प्रोसेस आपको मिलेगा वो सर्कल मिलेगा, और जब भी रिसोर्स मिलेगा वो रेक्टेंगल मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की। आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर डॉट्स आते हैं, ये भी कहा हमने कि 1 2 3 डॉट्स अगर हम देखते हैं यहां पे, तो 3 इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स, 2 इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्स, दैट मींस इट कैन बी शेयर्ड अमंग द डिफरेंट प्रोसेसेस। ये हो सकता है। अगर इसमें कोई डॉट ही नहीं है तो इसका मतलब ये सिंगल रिसोर्स है एंड ओनली वन प्रोसेस कैन यूज इट। अगर यहां पे कोई डॉट ही नहीं है तो इसका मतलब एक ही इंस्टेंस है, और ओनली एनी वन प्रोसेस कैन यूज दिस resource. So when process PI request an instance of resource type RJ, a request is inserted, request age is inserted in the resource allocation graph. When this request can be fulfilled, अगर ये fulfill हो गई तो इसका रिवर्स हो जाएगा फिर। The request is instantaneously transformed to an assignment age। अगर ये फुलफिल होती है, ये रिक्वेस्ट अगर फुलफिल होती है तो इसको हम चेंज करके असाइनमेंट एज करेंगे, उसका रिवर्स कर देंगे कि ये इसको मिल गया अभी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी ये क्या है, अगर मैंने यहां पे रेक्टेंगल और एक डॉट दिया है, ये है रिसोर्स 1। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे रिसोर्स 1, और अगर मैं यहां पे और एक रेक्टेंगल लेता हूं, उसके 2 डॉट्स हैं, ये R2 है, इसका मतलब 2 इंस्टेंसेस है यहां पे। और एक अगर मैं रिसोर्स लेता हूं यहां पे, और एक रिसोर्स लेता हूं R3, और एक रिसोर्स लेता हूं यहां पे, सपोज 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं अभी यहां पे। तो ये क्या बने अभी यहां पे, ये रिसोर्सेस है, ये सारे क्या है, रिसोर्सेस है। फिर अगर मैं यहां पे प्रोसेस अगर इंडिकेट करूं तो वो सर्कल में इंडिकेट करना पड़ेगा मुझे, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3। ठीक है ना।
अब मैं एजेस डालता हूं, तो यहां से अगर एज यहां पर आ गया, P1 से R1 की तरफ एज जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है। अब यहां पे अगर मैं इस डॉट से, अब देखिए यहां पे मैं डिफरेंसेस दिखा रहा हूं आपको। अगर हम P1 से R1 को अगर एरो देते हैं तो रेक्टेंगल के ऊपर एरो होना चाहिए, और R1 से या फिर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ अगर एरो जाता है तो इंस्टेंस की तरफ से जाना चाहिए, अंदर से जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये मैं दे रहा हूं यहां पे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहां पे अभी विशाल पवार मुझे बताएगा ये क्या है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं P2 की, अगर इस तरीके से है और ये है, अगर ये कंडीशन है तो इसमें हमें पहले प्रोसेस का सेट निकालना पड़ेगा। अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ये डायग्राम है, ये है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसमें P को अगर मैं P की बात करूं तो यहां पे अगर P की बात करूं मैं यहां पे, तो P, R और E ये तीन सेट्स हैं। P में क्या क्या है, P1, P2 एंड P3। R में क्या क्या है, R1, R2, R3 और R4। एजेस में क्या है, अब एजेस में देखिए अभी क्या क्या है। P1 से स्टार्ट करें, P1 to R1, P1 to R1, R1 to P2, R1 to P2, R1 to P2, P2 to P2 to R3, P2 to R3, then R2 to P1 and P2, P1 R2 to P2 और कोई बचा है R3, R3 to P3। ये हुआ सेट ऑफ एजेस, ये सेट ऑफ एजेस। P1 to R1, R1 to P2, P2। अब यहां पर अगर कोई सर्कल मिलता है आपको, साइकिल मिलता है, देयर इज अ डेडलॉक। है कोई साइकिल यहां पे डेडलॉक फॉर्म करने के लिए? नहीं है। तो यहां पे डेडलॉक नहीं है अभी, लेकिन यहां पे डेडलॉक हो सकता है। डेडलॉक हो सकता है कैसे, तो पहले इसकी टर्मिनोलॉजी पहले समझ लें। अब यहां पर अगर हम डायग्राम की बात करें यहां पे, तो R1 को कितने इंस्टेंसेस हैं, 1 इंस्टेंस, 1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1। देन R2 की अगर बात करें हम, R2 यहां से भी देख सकते हैं आप कितने इंस्टेंसेस है R2, तो यहां पर हम 2 इंस्टेंसेस ऑफ डॉट अगर देखें आप, तो डॉट वहां पे मिलेगा, आपको देखने के लिए मिलेगा डॉट कितने हैं, उसके ऊपर से भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहां पे कि कितने इंस्टेंसेस है इस रिसोर्स के। और यहां पे R3 अगर हम देखें तो R3 का एक ही इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस है। और R4 के इंस्टेंसेस 3 हैं, 3 इंस्टेंसेस ये है। अगर प्रोसेस की बात करूं मैं, प्रोसेस P1 क्या क्या होल्ड कर रहा है, P1 R1, P1 होल्ड्स R1 इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स टाइप R1 एंड R2। P2 होल्डिंग इंस्टेंस ऑफ R1 एंड R2,
R1 and R2, R1, R2, this and this, and waiting for, उल्टा है क्या कोई, P2 to R3, ये P2 to R3 and waiting for R3 and waiting for R3. P3 भी है इसमें, एक P3 के ले देखते हैं अभी. P3 के लिए क्या है, होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ, किधर गया, R3, ये होल्डिंग इंस्टेंस ऑफ R3, होल्डिंग इंस्टेंस ऑफ R3. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि अगर रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ अगर देखते हैं तो उसमें प्रोसेस होता है, उसमें रिसोर्स होता है, उसमें एजेस होते हैं. एजेस इस टाइप के होते हैं. अगर हम एजेस एक बार देख लेते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पे कि इंस्टेंसेस कितने हैं रिसोर्स के, और P1 का स्टेटस क्या है, प्रोसेस का स्टेटस क्या है. P1 होल्ड्स R1, दिस R1 एंड P1 से जाने वाले R1 एंड R2, ये P2, R1 and R2, holding R1 and R2, waiting for R3 and P3 holding R3. तो ये सारे इंस्टेंसेस और स्टेटस ऑफ द प्रोसेस यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये इनिशियली हमें ये देखना पड़ेगा. सो ईच प्रोसेस, each resource and process also type has exactly one instance, then a cycle implies deadlock occurs. अगर एक ही इंस्टेंस है किसी भी रिसोर्स का, अगर एक इंस्टेंस है, only one instance, then there is a deadlock. अगर दो इंस्टेंस है तो हो सकता है एक इंस्टेंस कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा इंस्टेंस काम में आए, तब यहां पे डेडलॉक नहीं भी हो सकता है. तो ये अगर एक इंस्टेंस है तो वहां पे 100% डेडलॉक ऑकर हो सकता है. तो कैसे देखते हैं, फिर से वही डायग्राम निकालना पड़ेगा मुझे. R1 थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि बीच में फिर अभी यहां पे इंस्टेंस को हम देखते हैं. एक इंस्टेंस है इसका भी एक ही इंस्टेंस R2 का. R3 के दो इंस्टेंस है, R3 के दो इंस्टेंसेस हैं और R4 के 4 इंस्टेंसेस हैं. अभी यहां पे एक्चुअली R4 का नंबर ही नहीं आया, किसी ने इसको रिक्वेस्ट किया है और ना किसी ने उसको होल्ड किया है, तो यहां पे उसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली. R1, R2, R3, और हमने ये भी देखा था यहां पे प्रोसेस P1, P2 और P3. क्या था यहां पे, P1 होल्डिंग रिक्वेस्टिंग R1, P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया है, जबकि R1 रिसोर्स ये P2 को अलोकेटेड है और प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट R2, जबकि R2 ये प्रोसेस P3 को अलोकेटेड है. यही सिचुएशन थी ना हमारी. यहां पे P1 को एक इंस्टेंस मिला है ऑलरेडी R3 का और एक इंस्टेंस P2 को मिला है. So each process involved in the cycle is deadlock, we know that. So in this case, a cycle in the graph is both necessary and sufficient condition. Necessary and sufficient condition. हमने देखा चार नेसेसरी कंडीशंस.
नॉट सफिशिएंट कंडीशन, 4 नेसेसरी कंडीशन लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं। लेकिन यहां पे ये साइकिल होना ये नेसेसरी कंडीशन भी है और सफिशिएंट कंडीशन भी है। अगर साइकिल वहां पे होता है, साइकिल, so if the each process involved in the cycle, then it is called as deadlock. A cycle in the graph is both necessary and sufficient condition, that is called as exist the deadlock. अगर ये होता है तो क्या आता है, यहां पे deadlock आता है। If each process type has several instances, more than one instances like this and this, then cycle does not necessarily imply that deadlock has occurred. यहां पे जरूरी नहीं है कि अगर ये साइकिल हो, अगर 2 इंस्टेंसेस है, यहां पे 2 से ज्यादा है, तो यहां पे साइकिल ये ब्रेक हो सकता है। जैसे साइकिल ब्रेक हो गया, डेडलॉक वहां पे मिट गया। So in this case, a cycle in the graph is necessary but not a sufficient condition. यहां पे साइकिल ये ग्राफ में नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। लेकिन अगर मैं बात करूं P3 की, P3 को मैंने यहां पे असाइन मतलब रिक्वेस्ट कर दिया, ये रिक्वेस्ट कर रहा है P3। अब बताइए मुझे यहां पे कि ये डेडलॉक में है या नहीं है। सपोज दिस P3 request an instance of resource R3. Since no resource instance is currently available, we can add age P3 to R3. At this point, 2 minimum cycle exist. दो कौन से साइकिल यहां पे एग्जिस्ट होते हैं बताइए। अभी फिर से वही साइकिल हमें ये करना पड़ेगा। P1 to R1, P1 to R1, then R1 to P2, then P2 to R2, R2 to P3, P3 to R3, R3 to P1, P1 to R1। ये तो हो गया साइकिल, एक साइकिल हो गया। दूसरा भी साइकिल है यहां पे, P2 से स्टार्ट करो आप, P2 to R2, R2 to P3, P3 to R3, R3 to P2, फिर से P2 आ गया, यहां पे फिर से P1 आ गया। तो ये 2 साइकिल यहां पे हैं। So these are deadlocked process P1, P2 and P3। ये एक साइकिल है यहां पे और एक साइकिल है यहां पे, इंक्लूडिंग दिस ये साइकिल है पूरा। तो ये 2 साइकिल यहां पे आ गए, इसका मतलब यहां पे अभी डेडलॉक आ गया। हाउ दिस P2 is waiting for the resource, P2 is waiting for the resource R2, which is held by P3. P3 is waiting for either process P1 or process P2 to release R3। P3 क्या वेट कर रहा है? P3 क्या वेट कर रहा है कि R3 को या तो P1 या P2 रिलीज कर दें ताकि मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, है ना। एंड P1 इज वेटिंग फॉर प्रोसेस P2 टू रिलीज R1। ये R1 किसके पास है? P2 के पास है। और P2 क्या वेट कर रहा है कि P1 क्या वेट कर रहा है, कब P2 R1 को
रिलीज कर देगा, रिलीज करने के बाद यहां पे ये R1 P1 को मिल जाएगा। सो दिस कंडीशन इज नथिंग बट अ डेडलॉक। ये डेडलॉक कंडीशन है। तो ये इसकी वजह से सिर्फ P3 R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसकी वजह से यहां पे डेडलॉक ऑकर हो गया। और एक लास्ट का एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे कि एक रिसोर्स है, इसके दो इंस्टेंसेस हैं, R1 दो इंस्टेंसेस है यहां पे, और R2 के दो इंस्टेंसेस हैं, R1 और R2 इसके दो इंस्टेंसेस हैं। और यहां पे एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस P2, एक प्रोसेस P3 और एक प्रोसेस है यहां पे P4। अब कंडीशन ऐसी है कि P1 ये इसको डिमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि R1 ऑलरेडी अलोकेटेड है एक इंस्टेंस P2 को और दूसरा इंस्टेंस P3 को ऑलरेडी अलोकेटेड है। अब यहां पे इसके पास P3 इज होल्डिंग R1 एंड स्टिल डिमांड्स R2, जबकि R2 का एक इंस्टेंस P1 को अलोकेट हो चुका है और दूसरा इंस्टेंस P4 को अलोकेट हो चुका है। तो यहां पर हम अगर बात करें P1 ये एजेस की बात करें, P1 R1 P3 R2 P3 R2 एंड अगेन P1। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 1 2 3 हो गया यहां पे साइकिल, बट देयर इज नो डेडलॉक। साइकिल होने के बावजूद भी यहां पे डेडलॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। और ऐसा कोई है क्या यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा हो, या फिर ऐसा रिक्वेस्ट इसको कर रहा है? नहीं, ये कभी ना कभी ये P4 इसको रिलीज करेगा, इस इंस्टेंस को रिलीज करेगा। प्रोसेस P4 may release its instance, this R2 instance, that resource can be allocated to P3। जैसे ही इसको अगर ये एग्जीक्यूट करके इसको अगर ये रिलीज कर देता है, तब जाके ये इंस्टेंस इस P3 को मिलेगा। अब देखिए कहां है यहां पे साइकिल, so it breaks the cycle। So in this condition, what I want to say that if there are more than one instances in the resource at that time, though there is a cycle, there may not be a deadlock। ये डेडलॉक यहां पे ब्रेक भी हो सकता है। So if I summarize all the resource allocation graph, if a resource allocation graph does not have a cycle, then the system is not in a deadlock state। If there is a cycle, then the system may or may not be in deadlock state। तो ये डेडलॉक allocation, resource allocation ग्राफ के बारे में है। नेक्स्ट टाइम we'll see the prevention methods of deadlock। Okay, so I will stop here। So put your attendance, mark your attendance in the